हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। और आप इस समय देख रहे हैं ओम त्यागी फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं कि आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन 2019 में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया था, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, बीएससी फर्स्ट ईयर का। और ये एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट फिजिक्स लिखा हुआ है, सेकंड बुक का है ये क्वेश्चन और यूनिट फर्स्ट से है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये सेकंड बुक से लिया गया है। ठीक है, कौन सी बुक से? सेकंड बुक से। ठीक है, फिजिक्स सेकंड कह सकते हो आप। तो उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आइंस्टीन के आधार पर एक सूत्र का निगमन करेगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। मैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सभी के क्वेश्चनों को कराऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं? आवोगाद्रो संख्या प्राप्त करने के लिए आइंस्टीन ने इसकी किस प्रकार व्याख्या की और आवोगाद्रो संख्या का परिकलन कैसे किया? ठीक है, परिकल्पना के आधार पर आवोगाद्रो संख्या का परिकलन कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब इसकी ओर। सबसे पहले बताएंगे ब्राउनी गति क्या होती है। वैसे तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर क्लास में पढ़ाई है कि ब्राउनी गति क्या होती है। जब किसी भी द्रव के अंदर या किसी भी विलयन के अंदर पार्टिकल टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से कोई गति करते हैं तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम क्या कहते हैं? ब्राउनी मोशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट थे हमारे ब्राउनी, और उन्होंने क्या किया था कि जल में जो फूल के पराग कण होते हैं उन पराग कणों को गिरा दिया, यानी कि डाल दिया, और एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनकी गति को देखा। तो जो कण थे, पराग कण थे, वो उल्टी सीधी अनियमित गति कर रहे थे। कोई इधर गया, कभी कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, अनियमित रूप से उल्टी सीधी इस तरीके से यूँ गति कर रहे होते हैं। और इस गति को उन्होंने नाम दिया क्या? ब्राउनी गति। ठीक है, अब बात आती है कि आइंस्टीन ने किस प्रकार से इसकी व्याख्या करी। तो आइंस्टीन ने आवोगाड्रो संख्या को निकालने के लिए दो सिद्धांतों के आधार पर, यानी दो तरीके से अध्ययन किया और एक सूत्र स्थापित किया, अपना सिद्धांत दिया। तो उन्होंने क्या किया, देखिए कि उन्होंने दो तरीके अपनाए। पहला तो निलंबित कणों के द्वारा, यानी कि ब्राउनी कणों की अनियमित गति से, और दूसरा उन्होंने अपनाया कि विलयन के विभिन्न भागों में निलंबित कणों की सांद्रता। सबसे पहली बात आती है निलंबित कण। निलंबित कण का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। दैट मीन्स कि वो कण जो वाटर के अंदर या किसी भी विलयन के अंदर डिजोल्व किए गए हैं, यानी कि डुबाए गए हैं एक तरीके से। ठीक है, तो निलंबित कणों यानी कि ब्राउनी कणों की अनियमित गति से आइंस्टीन ने विसरण गुणांक के मानों को प्राप्त किया। आइंस्टीन ने क्या किया था कि विसरण गुणांक के जो मान थे उन्हें प्राप्त किया दो तरीके से। पहला तरीका ये था उनका कि निलंबित कणों को अनियमित गति से, यानी निलंबित कणों की अनियमित गति से, जिनको हम ब्राउनी कण भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने विसरण गुणांक की वैल्यू निकाली। और दूसरा तरीका ये था कि विलयन के विभिन्न भागों में निलंबित कणों की सांद्रता के अंतर के कारण उत्पन्न परासरण दाब से विसरण गुणांक निकाला। और इन दोनों गुणांकों के मान को क्या कर दिया, इन्होंने बराबर रख दिया, एक दूसरे के बराबर रख दिया। और बराबर रखने के बाद में जो भी वैल्यू बनी उसके आधार पर एवोगैड्रो संख्या का परिकलन किया गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग, यानी कि पहली बात वही कि निलंबित कणों के आधार पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम प्रूव करते हैं। इसमें क्या कहा गया कि निलंबित कणों यानी कि ब्राउनी कणों की अनियमित गति के कारण विसरण गुणांक का परिकलन। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ब्राउनी कण कहाँ पर होते हैं? कोलाइडी विलयन में होते हैं। तो हमने क्या किया कि माना कोई कोलाइडी विलयन लिया और इस विलयन में कणों की सांद्रता सभी स्थानों पर एक समान नहीं है, अर्थात कहीं पर ये पतला है,
और कहीं पर ये गाढ़ा है, मतलब सांद्रता एक जैसी नहीं है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। किसी भी विलयन का अगर गाढ़ापन है यानी विलयन गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता अधिक कहलाएगी, और विलयन पतला है तो उसकी सांद्रता कम कहलाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपने जलेबी देखी होगी बनते हुए, तो जलेबी का जो आटा होता है, जलेबी का जो आटा होता है यानी कि घोल होता है, वो कैसा है, एक तरीके से सांद्र होता है। वो कैसा है, सांद्र यानी गाढ़ा घोल। और अगर हम कहें कि जलेबी की जो चाशनी होती है, चाशनी जिसमें जलेबी डुबाई जाती है, वो जलेबी के उस विलयन की तरह आटे वाले यानी कि आटे वाले विलयन की अपेक्षा क्या होती है, तनु होती है, यानी चाशनी क्या होती है, पतली। और भी अगर तनु विलयन देखना है तो आप देख सकते हैं चीनी और पानी का मिक्सचर यानी कि शरबत, तो शरबत देखेंगे तो वो और पतला हो जाएगा। तो ये होता है द्रवों की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता ज़्यादा कौन से की है, बेसन वाले की है, बेसन के घोल की। उससे कम सांद्रता किसकी है, चाशनी की। उससे भी कम सांद्रता किसकी है, शरबत की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांद्रता क्या है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी जगह पर सांद्रता समान नहीं है, बल्कि यह एक्स अक्ष के अनुदिश सांद्रता प्रवणता dN/dx है। इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष की दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसकी सांद्रता घटती जाएगी। दैट मीन्स ये जो हमारा विलयन है वो तनु होता जाएगा यानी कि पतला होता जाएगा, जिसके कारण कणों का क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। कण क्या करेंगे, विसरण होंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ गाढ़ी है और इस तरफ मैं उसके पानी मिला दूं तो उस गाढ़े में से कुछ कण निकल के उस पानी की ओर आने लगेंगे, यानी कि गाढ़े से पानी तनु की ओर चलते हैं। कण कैसे चलते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कण गति करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि एक विलयन लिया है और उस विलयन के अंदर हमने एक बेलन की रचना कर ली है। किसकी रचना कर ली है, इस बेलन की। और इस बेलन के आधार पर कणों की संख्या इधर या उधर कितनी है, जैसे इस पार्ट में कितनी है और इस पार्ट में, आधे पार्ट में कितनी है, आधे पार्ट में कितनी है, इसके आधार पर हम विसरण गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया है कि n जो है एकांक आयतन में कणों की संख्या है। कणों की सांद्रता अथवा कण घनत्व कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखा है कि प्रत्येक कण का जो समय है वो टाउ है, और टाउ में ये विस्थापन कितना तय कर लेते हैं, कण डेल्टा विस्थापन तय करते हैं। यानी कि अगर कोई कण यहाँ बिंदु P पर है तो डेल्टा दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अब हमने विलयन में एक सिलेंडर की कल्पना करी है, जो कि मैंने बताया सिलेंडर का मतलब बेलन, और इसकी अक्ष क्या है, एक्स अक्ष डैश है, यानी कि ये इसकी अक्ष है। एक्स अक्ष के समांतर तथा इस सिलेंडर के दो फलक P और Q हैं। एस अक्ष के समांतर, ये भाई एक तो ये फलक हो गया और एक फलक ये हो गया। ठीक है, एक दूसरे से डेल्टा दूरी पर हैं ये दोनों, तो डेल्टा दूरी पर हैं, ये देखो डेल्टा दूरी है, ये डेल्टा दूरी पर हैं। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, कैपिटल A है, और सिलेंडर के फलकों P तथा Q पर कणों की सांद्रता N1 और N2 है। यानी कि इस तरफ सांद्रता N1 है और इस तरफ सांद्रता N2 है। तो माना कि N1 सांद्रता बड़ी है किससे, N2 से, यानी कि ये वाला गाढ़ा है और ये वाला विलयन इस तरफ पतला है, थोड़ा सा कह सकते हैं, अधिक पतला नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए बच्चों कि मान लेते हैं कि P को पार करके, क्या करके, P को पार करके बाईं ओर टाउ समय में जाने वाले कणों की संख्या है। भाई P को पार करके यानी कि P कौन है, ये वाला हिस्सा, भाई इसको P को पार करके यानी कि इस हिस्से को, केवल ये सिरा है, इस सिरे को पार करके ये इस तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरफ आएंगे। और यहाँ तक का जो बेलन है वो हमने आधा मान लिया, इस तरफ का पार्ट मान लिया है, और बाकी बचा कुचा इस तरफ का, यानी कि इस तरफ के जो कण होंगे वो पूरे इस बेलन के कण के आधे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी हाफ के बराबर होंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं हाफ यहाँ पे क्यों आया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ
इंटू n1, कणों की संख्या यहाँ पे कितनी है n1, इंटू एरिया कितना है ए एरिया में है ये, और कितनी दूरी तय करेंगे, डेल्टा तय करेंगे। तो भाई डेल्टा तय कर लेंगे तो ये पूरे कणों की संख्या हो गई, इसीलिए हमने क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये संख्या हो गई केवल इस पार्ट की, केवल इतने इतने पार्ट की, ये जो आधा है इस लाइन से जो आधा है इस तरफ का पार्ट, ठीक है, इसमें कणों की संख्या हो गई कितनी भैया, हाफ n1 a डेल्टा। यही संख्या सिलेंडर के बाएं आधे भाग के कणों की संख्या है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे क्यू फलक की। इसी प्रकार फलक क्यू को पार करके बाईं ओर टाउ समय में आने वाले कणों की संख्या 1/2 n2 a डेल्टा हो जाएगी, ठीक है। जो संख्या किस तरफ है, जो दाईं ओर है इस तरफ, इस भाग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम कहते हैं कि अतः सिलेंडर के मध्य भाग P से Q की ओर टाउ समय में जाने वाले कणों की नेट संख्या कितनी होगी, कि जो जाने वाले हैं उनमें से आने वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 1/2 n1 a डेल्टा माइनस 1/2 n2 a डेल्टा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/2 और a डेल्टा कॉमन आएंगे तो बचेगा क्या, n1 माइनस n2, ठीक है। अब बात आती है विसरण गुणांक। मान लेते हैं विसरण गुणांक कितना है हमारा, d है, और सांद्रता की प्रवणता है वो dn/dx है। dn/dx है तो हम कहेंगे कि टाउ समय में क्षेत्रफल a से विसरित कणों की संख्या क्या होगी कि 1/2 n1 माइनस n2 a इंटू डेल्टा, क्या होगी, a इंटू डेल्टा। इस पूरे के अंदर ये सांद्रता हो जाएगी 1/2 n1 माइनस n2 इंटू a डेल्टा। ये जो कण पार करके जा रहे हैं इनकी सांद्रता हो गई, ठीक है। और ये सांद्रता किसके बराबर होगी, इस सांद्रता के अनुसार इन कणों की संख्या के बराबर होगी, जो कितनी होती है, माइनस के dn/dx a टाउ, ठीक है, इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि 1/2 n1 माइनस n2 इंटू डेल्टा माइनस के dn/dx इंटू टाउ। अब हम जानते हैं पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ये होता है क्या, n1 माइनस n2 अपॉन डेल्टा बराबर हम कह सकते हैं कितना, माइनस का dx, क्या बोल सकते हैं, माइनस का dn/dx, या कह सकते हैं इस डेल्टा का इंटू इस तरफ कर देंगे तो n1 माइनस n2 इजिकल टू माइनस का डेल्टा dn/dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी यहाँ से कि 1/2 कॉमन और n2 माइनस n1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस के डेल्टा dn/dx, दैट इज माइनस के इस तरफ ये जो वैल्यू है इस तरफ की माइनस के यहाँ पर आ जाएगी माइनस के dn/dx इंटू टाउ। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ डेल्टा स्क्वायर, और इस तरफ बचेगा d और बचेगा टाउ, तो d टाउ हो जाएगा। दैट मीन्स d इजिकल टू हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 टाउ। ये विसरण गुणांक की वैल्यू आ गई है किसके आधार पर, कणों के आधार पर। किसके आधार पर आई है, ब्राउनी कणों के आधार पर, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड हमारा जो एक सेकंड तरीका क्या था, न्यूटन आइंस्टाइन ने जो अपनाया था वो तरीका ये है कि विलयन के विभिन्न कणों में निलंबित कणों की सांद्रता के अंतर के कारण उत्पन्न परासरण दाब के अंतर से विसरण गुणांक का परिकलन। अब क्या करेंगे, हम विसरण दाब के आधार पर निकालेंगे। तो हमने माना कि सिलेंडर के P और Q जो फलक हैं उन पर परासरण दाब P1 और P2 है। तब गैस के नियम से P1 बराबर हो जाएगा N1 KT और P2 बराबर हो जाएगा N2 KT। यहाँ पर K वोल्ट्समैन नियतांक है और T परमताप है। तो दाब का अंतर कितना आएगा, दाब का अंतर आ जाएगा दाबांतर, और दाबांतर के कारण क्या होगा, एक बल कार्य करने लगता है। आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र पर अगर दाब कार्य करे या दाबांतर कार्य करे तो वो बल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो अतः सिलेंडर पर एक्स अक्ष की दिशा में लगने वाला बल F बराबर है, ये F बराबर P1 माइनस P2 दाबांतर इंटू क्षेत्रफल,
यानी कि दाब गुणा क्षेत्रफल क्या रहता है, बल रहता है। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू N1 माइनस N2 के टी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो बल है वो सिलेंडर के अंदर समस्त कणों पर काम करेगा, समस्त कणों पर लगेगा। यदि सिलेंडर में कणों की औसत सांद्रता n है, यानी कि औसत मान लिया कि कण इतने हैं, सांद्रता n है, तो यह बल सिलेंडर के अंदर उपस्थित n इंटू डेल्टा ए कणों पर लगेगा। कितने पर लगेगा, n इंटू डेल्टा और ए कणों पर लगेगा। अतः एक कण पर यानी कि प्रत्येक कण पर लगने वाला बल कितना होगा, तो प्रत्येक कण पर लगने के लिए हम इससे भाग दे देंगे n डेल्टा ए, यानी कणों की कुल संख्या से हम भाग दे देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कण पर लगने वाला बल आ जाएगा, एक कण पर लगने वाला बल। तो भाग देंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा के टी अपॉन एन, N1 माइनस N2 अपॉन डेल्टा, N1 माइनस N2 अपॉन डेल्टा। अभी हम देख चुके हैं कि N1 माइनस N2 अपॉन डेल्टा की वैल्यू होती है माइनस का dN अपॉन dx। क्या होती है, माइनस का dN अपॉन dx। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन और के टी अपॉन एन dN अपॉन dx। ठीक है, अब हमने माना कि प्रत्येक कण की जो त्रिज्या है वो a है और इनको a त्रिज्या का गोला मान लिया जाए। तो आप जानते हैं कि द्रव के अंदर अगर कोई भी गोलीय पिंड तैरता है, गति करता है, तो उस पर क्या काम करेगा, स्टोक्स के नियम से काम क्या करेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, श्यान बल काम करेगा। और श्यान बल F बराबर क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर आर होती थी त्रिज्या, तो आर की जगह ए का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हो गया 6 पाई ईटा ए वी। यहाँ पर ईटा शांता गुणांक के बच्चों क्या है, शांता गुणांक, और वी क्या है, वेग। तो भैया हो जाएगा ये बल हमारा किसके बराबर होगा, ऊपर लगने वाले बल के बराबर होगा, यानी कि 6 पाई ईटा ए वी इजिकल टू हो जाएगा माइनस का के टी अपॉन एन डी एन अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं एन वी बराबर हो जाएगा पक्षांतर करने पर के टी अपॉन 6 पाई ईटा ए डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि d माइनस का डी एन अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू होता है, यानी कि एन वी है ना, जो एन वी इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, इसकी वैल्यू होती है माइनस के डी इंटू डी एन अपॉन डी एक्स, एन वी की वैल्यू होती है इसके इक्वल। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी और यहाँ का ये जो माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा डी एन से डी एन कट जाएगा, तो बचेगा डी बराबर के टी अपॉन 6 पाई ईटा ए। अब ये हुआ समीकरण नंबर 2, और पहले वाला समीकरण हमारा था ये जो आप लोगों ने देखा, ये पहला समीकरण था ये। अब 1 और 2 की वैल्यू पुट करने पर, क्योंकि दोनों के विसरण दाबों को बराबर करना है, आइंस्टीन ने यही किया था कि ये पहले वाला विसरण दाब और अभी जो निकाला है ये विसरण दाब, ये विसरण गुणांक, ये क्या है, आपस में बराबर कर देने हैं, और बराबर करने पर हमारा एक सूत्र बनेगा जिससे हम एवोगैड्रो की संख्या को निकाल पाएंगे। तो देखिए, एवोगैड्रो परिकल्पना करने के लिए क्या करते हैं कि परिकलन करने के लिए समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं, यानी तुलना कर देते हैं। तुलना करते ही यहाँ पर ये वैल्यू आई डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी के टी अपॉन 6 पाई ईटा ए। 2 से 2 तिया 6, 3 बार कट जाएगा, और डेल्टा स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से के टी अपॉन 3 पाई ईटा ए, और के होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसको हम कहते हैं गैस नियतांक बटे एवोगैड्रो नंबर, यानी आर अपॉन जो आर अपॉन एन ए जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर, वो बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर होता है। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी है, आर अपॉन एन ए इंटू टी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एन ए होता है एवोगैड्रो नंबर, क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो एन बराबर हमने इक्वेशन बना दिया आर टी बटे डेल्टा स्क्वायर इंटू 1/3 पाई ईटा ए इंटू टाउ। यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे पैरा, कौन थे, पैरा जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि बहुत सी चीज़ों के लिए, यानी कि बहुत से विलयनों को लिया और उसमें इन सभी राशियों की वैल्यू पुट करी, सभी राशियों के मान को नाप कर लिखा और Na के मान की तुलना करी, और उन्होंने क्या माना, सभी में लगभग 6.022 क्या प्राप्त किया था, 6.022
22 इंटू 10⁻²3 10⁻²3 ग्राम प्रति ग्राम मोल प्राप्त की, प्रति मोल प्राप्त की। ठीक है, ग्राम प्रति मोल प्राप्त की, जो सभी लगभग सभी बिलियन सभी कणों के लिए यही वैल्यू आती है और यही हमारी एवोगैड्रो संख्या यानी कि हिंदी में आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो कुछ भी आपको पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की तैयारी कराते हैं। साथ ही आपके अगर छोटे भाई बहन जो कि क्लास 11 12th में पढ़ते हो तो उसकी भी तैयारी कराते हैं, क्लास 11 12। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स ग्रुप जो होता है हमारा एयरफोर्स का, एक्स ग्रुप जो होता है उसकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, एक्स ग्रुप, ठीक है, एक्स ग्रुप स्पेशली टेक्निकल फील्ड का होता है, इस वजह से कराई जाती है क्योंकि फिजिक्स उसमें आती है। ठीक है, बाकी जितने भी कंपटीशन की एग्जाम है बिल्कुल तैयारी कराई जाती है। तो आपको कोई भी सूचना लेनी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है।